हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आज मैंने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज लाया है जो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है और झारखंड में जो बुक चलती है गवर्नमेंट स्कूल में उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन को तैयार किया है। तो चलते हैं। ये क्वेश्चन तो 20 है, लेकिन इसका जो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसमें आपके 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। तो आप लोग उसे नोट भी करें और नोट ना कर सकते हो तो उसे बार बार देखने की कोशिश करें ताकि ये आप लोगों को आसानी से याद हो सके। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूरे एग्जाम में आने की संभावना है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना। तो चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। है ना, क्या कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव? देखो, वो जो ऑप्शन नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया। अब देखो सेकेंड है, और आप लोग भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाएं ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन देखो, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया भाषण था क्या? और थर्ड ऑप्शन है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। तो देखो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, मतलब उपयुक्त में से ये तीनों कथन में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है देखो, और केवल 2 कथन सही है, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर देने का प्रयास करें ऑप्शन को देखते हुए। तो देखो इसमें से मैं टाइम दे रही हूँ, तो चलो बताती हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। केवल 2 है ना, 2 सही है। तो 2 में से कौन कौन से सही है? तो देखो पहला कि भारतीय संविधान ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। तो ये सही है ना। 22 जनवरी 1900, ये भी आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। ये देखो 22 जनवरी है, याद रखना, यानी कि फर्स्ट कब हुआ था? जनवरी में। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 1947 को, यानी कि हमारे जो 15 अगस्त 1947 से पहले, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया भाषण था। जो संविधान सभा, तो हमारे देखो और भी मैं बता रही हूँ कुछ फैक्ट्स, तो उसे भी आप लोग याद रखें। तो ये रहा, तो ये देखो कि जवाहरलाल नेहरू संविधान, ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो ये याद रखें कि संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इसने उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ। और देखो थर्ड ऑप्शन है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, ये दोनों तो सही है ना। तो इसीलिए केवल 2 दिया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ना लेकर, ये गलत है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से ना लेकर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो से सोवियत
रूस, सोवियत रूस से लिया गया है ना। इसका जो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ना लेकर इसकी जो 3 प्रकार की हमारी जो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है ना। तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। तो पहला ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने न्याय की चर्चा की गई है। तो कितने न्याय की चर्चा की गई है? 3 न्याय की चर्चा की गई है। पहला क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरा क्या है? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात चर्चा की गई है। और ये न्याय कहाँ से ली गई है ना? सोवियत रूस से ली गई है। ठीक है, अब देखो, अब सोवियत रूस यानी USSR। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरा एक्सप्लेन? तो आप लोग को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही लाऊं और आप लोग की तैयारी में चार चांद लगा दूं, है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो, आप लोग आंसर दो। भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण एक अनूठा संविधान है ना। जो भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण हमारा संविधान एक अनूठा संविधान है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देखो, लोकतंत्र, दूसरा है संघ, तीसरा है मूल अधिकार, चौथा है नीति निर्देशक तत्व, और चौथा है गणराज्यकूट। तो इसका ऑप्शन देखो, 1 और 3, बी है 1, 3 और 4, सी है 1, 2 और 3 की ये सभी। तो इसका आंसर दो। मुझे लगता है आप लोग को ये आंसर पता होगा, है ना। तो हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी, है ना। हमारा संविधान लोकतांत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि यहाँ पर सभी को अपने वोट देने के अधिकार है ना। वोट दे सकते हैं, अपने वोट देकर किसी एक अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसमें संघ है ना। ये संघ राज्यों का, हमारा जो देश है संघ और राज्यों का एक संयुक्त मेल है। ठीक है, मूल अधिकार है ना। हमारे सारे नागरिकों को अपने अधिकार मिले हैं, है ना। अब आप अपने कमेंट में, है ना, कमेंट सेक्शन में ये लिखे कि हमें हमारे संविधान में कितने मूल अधिकारों को रखा गया है ना। अब नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, और मूल अधिकार किस से किस अनुच्छेद तक को मूल अधिकारों को रखा गया है, ये भी लिखें। और राज्यकूट, है ना, गणराज्यकूट यानी कि गणराज्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सभी। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये हमेशा एक ना एक, इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं ना, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक भी आ सकता है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो रही है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आपको तो मैं 20 क्वेश्चन दूंगी, लेकिन ये 50 क्वेश्चन के बराबर होगी। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि ये क्वेश्चन में से, इन चारों में से कोई ना कोई आपकी क्वेश्चन भिड़ जाएंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखो पहला क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो पहला है राज्य के नीति, जो भारतीय संविधान के मद, है ना, यानी कि मद मतलब भारतीय संविधान में क्या क्या है, हमारे संविधान में उल्लेखित है वही कहा गया है मद, है ना। हम भारतीय संविधान में उल्लेखित जिस देश से ये अपनाया गया है ना, एडॉप्ट किया गया है, ठीक है,
तो पहला आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, राज्य के डीपीएसपी, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको डीपी, है ना। और ये है मूल अधिकार, है ना, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, है ना, तो समवर्ती सूची 30 सूचियां होती है ना, हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सूचियां हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि हमारे संविधान कितनी सूचियों में बटा हुआ है, जो सूचियां हैं तो वो 3 सूचियों में, यहाँ पर जैसे संघ सूची में कुछ अपने कार्य दिए गए हैं, राज्य सूची के कुछ अपने कार्य, और समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में मिला जुला है कि दोनों अपने ये कार्य कर सकते हैं। तो कार्यों का बंटवारा इस प्रकार से है कि कौन कौन से संघ को कौन कौन से अधिकार है, राज्य को किस क्षेत्र तक अपना सीमा तक कार्य करने का अधिकार है, समवर्ती सूची में किन किन कार्यों को रखा गया है, ठीक है। तो उस तरह की ये 3 सूचियां बांटी गई हैं, वो इसीलिए बोला गया कि संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, है ना। इसमें संघ और राज्य दोनों हस्तक्षेप करते हैं समवर्ती सूची में। अब देखो, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। और इधर देखो सूची 2 में क्या लगा है कि कहाँ कहाँ से ये अडॉप्ट किया गया थे, अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है आयरलैंड और 4 है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ, है ना, कि अब आप सही ऑप्शन पर टिक लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही टिक लगाएं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रही हूँ, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें अपने आंसर। तो चलो मैं बताती हूँ इन सभी का आंसर क्या होगा। देखो, पहला का ऑप्शन होगा ये डी, है ना। तो डी का चलो मिलान करते हैं। तो पहला होगा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में हो जाएगा, ये कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से, है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत देखो आयरलैंड, और मूल अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। और ये संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। देखो ये क्या गया है कि जो इंडिया है, मान लो ये इंडिया है ना, ये राज्यों का संघ है, इसमें कई राज्य हैं, है ना, कितने राज्य हैं हमारे इंडिया में, ये भी कमेंट में आप जरूर लिखें कि आप लोगों को पता है कि नहीं वर्तमान में हमारे राज्यों की संख्या कितनी है। मैं नहीं बताऊंगी, है ना, आप लोगों को हिंट्स तो मिल ही गई होगी। अगर आप लोग को ये आती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें आप लोग कि आप अभी वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं इंडिया में, है ना, और कितने टेरिटरी हैं, ठीक है, वो भी लिखें। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं है, ये कहाँ से ली गई है, जो ये कथन है या ये जो कहा गया है वो कहाँ से ली गई है। तो देखो अब ये कहाँ कौन सा बचा, फोर्थ, सॉरी ये कनाडा से ली गई है ना, ठीक है, ये कनाडा से ली गई है, ठीक है। इधर मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो फिर से रिपीट कर लेते हैं, 3, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का
2। ठीक है, कनाडा। तो अब फिर से अपना रिपीट कर ले, फिर से याद कर ले कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार यानी हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएस यानी कि यूएसए से लिए गए हैं, है ना। यूएसए से क्या लिए गए हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स, है ना। कभी यूएसए भी जो अमेरिका है वो ब्रिटेन का भी गुलाम रह चुका है। जैसे इंडिया गुलाम रहा था उस तरह ब्रिटेन यूएस भी ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है ना। तो और देखो संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, जो संघ राज्य के संबंध में जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, समवर्ती यानी ऑस्ट्रेलिया। और ये भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से, है ना। ये कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है कनाडा। ठीक है, तो ये कनाडा से ही ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार, देखो इसमें कथन क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं वो निरंकुश या असीमित हैं? तो आप इसका आंसर तो दे सकते हैं। ये सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं ना, ऐसा मत समझना कि कहीं से लिए गए, ये एनसीईआरटी से हैं। और अब जो पहले जैसे समय नहीं रह गया है कि ऑनलाइनर पूछ दिए कि मौलिक अधिकार किस सूची में है, कौन से भाग में है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप लोग जिन लोगों ने सहायक आचार्य का जो दिया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार के ये कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग, और ऐसे ऑप्शन वन लाइनर का जमाना खत्म हो गया, इसलिए आप लोग ध्यान से अपनी पढ़ाई करें और इसे फैक्ट्स के साथ साथ इन चीज़ों को भी इस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। देखो मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। देखो तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखो ये कथन दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना तो 2, है ना। इसमें सही कथन, सही चुनना है कथन को। तो देखो इसका क्या हो जाएगा? निरंकुश और असीमित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होते हैं। ठीक है, सीमित होते हैं ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मौलिक अधिकार इतने दे दिए कि वो किसी को भी गोली मार दे, है ना, दिन दहाड़े। तो ऐसा थोड़ी ना है। मौलिक अधिकार मिला है, ठीक है। आप कोई भी अपने घर में, है ना, गन रखते हैं तो उसके एक लाइसेंस आपको मिलता है कि नहीं, ये लाइसेंस आप लेते हैं, उसके ही के द्वारा, लाइसेंस के द्वारा आपको ये मिल जाती है ऑथेंटिटी कि हाँ चलो आप अपनी सुरक्षा के लिए गन रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको अधिकार है कि आप जाते अंधाधुंध किसी पर भी गोली मार दो या तो किसी को भी कुछ कर दो। तो ये मौलिक अधिकार मिले हैं, लेकिन वो निरंकुश और असीमित नहीं है ना। उनसे बांधा गया है, सीमित किया गया है। ठीक है, कि वो किसी, ताकि ये जो अधिकार मिले हैं कि अन्य जन को हानि ना पहुंचा सके, है ना। ये किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना कर सके, इसीलिए ये निरंकुश और असीमित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, तो ये हो जाएगा नहीं होते हैं। तो ये गलत है ना। तो इसलिए ये तो गलत हो गया। सरकार मौलिक अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो ऐसी बात नहीं है, है ना। सरकार मौलिक अधिकारों पर के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है ना, जो उचित हो, औचित्यपूर्ण यानी कि जो उचित हो सके, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। ओके, तो ये दोनों ही, और जो हमारा जो कथन है वो गलत साबित हुआ। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखो जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने, ये जब हमारा देश हमारे देश में सभी राज्यों को, जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो उस समय सभी जो छोटे बहुत सारे राजा रजवाड़े, है ना, खुद अपना शासन अपने हाथों में रखना चाहते थे। जबकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे, वो पूरे एक संघ बनाना चाहते थे, राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे। लेकिन
तो जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये से राजा रजवाड़े अपना ही शासन, खुद का शासन चलाना चाहते थे, वे शामिल नहीं होना चाहते थे। तो क्या हुआ तो देखो, जम्मू कश्मीर के उस समय महाराजा हरि सिंह थे, है ना, उसने भारत सरकार के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया? तो इसका सही आप लोग इसे कोई भी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? अगर जानते हो तो बताओ। अगर किन्हीं को पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बताएं। तो देखो क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर, जब पहले तो जम्मू कश्मीर जो राजा हरि सिंह था वो भारत में अपने आप को विलय नहीं करना चाहता था, है ना। लेकिन क्या हुआ था, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के जो घुसपैठ हैं, पाकिस्तान के जो घुसपैठ हैं वो कश्मीर की वो घुस गए, है ना, कश्मीर में घुस गए और बहुत सारे आतंक फैलाए, है ना, बहुत सारे आतंक, मार धाड़, है ना, बलात्कार, है ना, चोरी डकैती, बहुत सारे आतंक फैला दिए। तो ये घुसपैठ घुसने वाले थे उससे पहले कि वो ये जो हरि सिंह है, उन्हें जो भारतीय सैनिक तैनात थे उनकी सहायता लेनी पड़ी उन्हें, है ना। और तो सहायता लेनी पड़ी तो तभी, है ना, क्या क्या, तभी अक्टूबर 1947 को, तभी अक्टूबर 1947 को क्या हुआ कि विलय पत्र पर, है ना, जो विलय पत्र पर जो हरि सिंह है वो उन्होंने हस्ताक्षर किया कि चल हमें सैनिक सहायता चाहिए और मैं आपके जो झारखंड, जो इंडिया का, जो भारत का जो एक संगठित राज्यों का संघ बनाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी। तो वही हो गया कि विलय पत्र पर जो अब अभी मोदी जी ने अपना ऑपरेशन चलाया था, जो और जम्मू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जो अलग वहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा था, तो उस पर अपना जो हस्तक्षेप किया था, तो और उसमें जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई, तो वही हो गया कि उसमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी अपना अधिकार जमा रहा था। तो वही आज तक लगा हुआ था जो प्रॉब्लम आई हुई थी, जिससे मोदी जी ने उसे हटा दिया और अभी पाकिस्तान में अपना लोकतंत्र लागू हो गया है और जो आचार संहिता लागू हो गई है और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो ये नई पहल है, कुछ तो मोदी जी ने अच्छा ही किया है। तो चलो, भले रोजगार के मामले में मोदी जी थोड़ी ढीले पड़ गए, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 6 नंबर है। तो देखो, तो कब विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? अक्टूबर 1947 को। तो अक्टूबर याद रखना, अक्टूबर है ना, अक्टूबर कब हमारा हम गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। तो अक्टूबर याद रखना, है ना, यानी 2 अक्टूबर को हुआ था, तो अक्टूबर 1947 को, है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1956, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये फैक्ट पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि वर्ष 1956 की बात की गई है ना,
में 56 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय राज्यों की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। जो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र, जो 1 अक्टूबर, देखो 1 नवंबर 1956, है ना। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, 6 केंद्र शासित, है ना, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों का गठन किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये इस क्वेश्चन का जवाब दो। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान करना है कि सबसे पहले कौन से राज्य का गठन हुआ, उसके बाद, यानी कि इसमें ईस्वी के अनुसार बताना है कि कौन कौन से राज्य का गठन किस किस समय हुई है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या है? झारखंड, फिर देखो उत्तराखंड कूट, है ना, उत्तराखंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो मैं बताती हूँ, चलो मैं बता दे रही हूँ। इसके पहले सन को मैं बताती हूँ कि कौन से सन में किसका गठन किया गया था, है ना। सबसे पहले झारखंड का तो आप लोगों को पता है कब हुआ था। ये झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर, ये बिहार से 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग राज्य बना था। तो 15 नवंबर को आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो आप बताएं 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आदिवासी दिवस, है ना। ठीक है। अब देखो उत्तराखंड, अब उत्तराखंड किससे अलग हुआ था ये आप लोगों को पता है? तो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। यूपी से कब अलग हुआ था? 9, मैं इसे फिर से ऐसे कर देती हूँ, ये क्या हो गया, है ना। ये फिर से मैं इसको रब करके आप लोगों को सही से बताती हूँ कि सामने लिख दूंगी तो आप लोगों को सुविधा होगी, है ना। तो देखो उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, ठीक है। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को, है ना। ये भी 2000 में हुआ था, लेकिन ये 9 नवंबर को हुआ था। उसके बाद देखो ये अरुणाचल प्रदेश देखो, उन्नीस सौ 87 में, ठीक है। उसके बाद देखो ये तेलंगाना तो हाल फिलहाल में ही है ना बना है। तो ये कब हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये 2 जून
2014 में ही, है ना। अब मैंने इसमें बता दिया है। तो ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से, है ना। अरुणाचल प्रदेश 2 राज्य नए राज्य बने थे, तो अरुणाचल प्रदेश में उसमें से था, ठीक है। और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, तो 3 किस में है? तो देखो ये 3 इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो ये दोनों में कट जाएंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें कि 2 क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में, तो देखो थर्ड बस 2 ही में है, तो पहले ये दोनों तो बी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग अब 2 में अपना दिमाग लगाएंगे। तो देखो 3 अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखो कौन सा है? ये उत्तराखंड, क्योंकि ये 15 नवंबर है, 15, और देखो और ये है 9 नवंबर, तो यही हो जाएगा। क्या बोला है कि सही कालक्रम, मतलब कम से बड़ा, है ना, कालक्रम अनुसार सजाना है। तो देखो तो ये हो जाएगा 3 के बाद 2, देखो ये तो 1 है, ये भी गलत हो जाएगी। तो देखो ये आंसर सही है ना, सही 3 2 1 4 आ गया। तो ये ऑप्शन सही है, तो आप इसे रख लो। झारखंड सबसे 15 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, यानी कि 2000 में 2 राज्य बने अलग अलग, एक यूपी से और एक बिहार से अलग होकर। तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में एक राज्य का दर्जा उसे मिल गई थी, है ना। और तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये देखो इधर, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो यहाँ पर ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर असम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये नागरिकता से क्वेश्चन, ये जो सहायक आचार्य में इस बार नागरिकता से भी क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। देखो भारतीय संविधान में नागरिकता, तो फैक्ट के साथ साथ आप लोगों को कथन भी याद रखनी है ना, कि उसके क्या प्रावधान थे या क्या कैसे हमें नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी जरूरी है। देखो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, ठीक है। अगला है बी ऑप्शन, भारतीय नागरिक वह है जो अपने देश में स्थायी रूप से रहता है। ऑप्शन सी है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी भारत की नागरिकता बची रहेगी। और ऑप्शन जो डी है, भारत सरकार कुछ प्रावधानों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो आप बताएं इसका सही आंसर, आप लोग बताएं कि क्या होगा। तो चलो आप बताएं कि नागरिकता हमें कैसे प्राप्त होती है, किन किन कंडीशन के से हमें नागरिकता प्राप्त होती है। थोड़ी मैं बता देती हूँ नागरिकता के बारे में कि ये चलो बताओ नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। ये क्या पूछा? सही नहीं पूछा है ना, सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम लोग फिर से ऑप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, तो सही बोला, भाग 2 में है। भारतीय नागरिकता वह है जो अपने देश में अस्थायी रूप से रहता है ना। भारतीय नागरिक वह है जो अस्थायी रूप से रहता है, ये भी सही है। अब देखो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी भारत की नागरिकता बची रहेगी, ये गलत है। तो भारत सरकार कुछ प्रावधानों में किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो ये सही है। अब मैं इसमें कुछ फैक्ट बता देती हूँ कि देखो ये जो नागरिकता भारत
जो नागरिकता है, भाग यहाँ पर लिख देती हूँ, नागरिकता की चर्चा कहाँ है, भाग 2 में है, ठीक है। और इसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद ये भी पूछा जा सकता है कि कितने से कितने अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, तो 5 से 11, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें नागरिकता के बारे में उसके बारे में जानकारी मिलती है कि नागरिकता के प्राप्त करने के क्या क्या प्रावधान है ना। तो इस वही कहा गया। तो सामान्यतः जो हमारे देश में रहते हैं, उसे नागरिक ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें कि भाग 2 में नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है, और 5 से 11 यानी कि 5, 10 को छोड़ के एक ज्यादा कर दिए 11, ठीक है। याद रहेगा 5 दूनी 10 यानी कि 5 दूनी 10 होता है। देखो एक है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। तो 5 5 10 और एक आ गया छोटू मोटू, ठीक है, छुटकू आ गया यहाँ पर। क्या हो गया, 5 5 10 और 1 11, और 11 को छुटकू को क्या मिल गया, नागरिकता मिल गया। ये ट्रिक समझ लो, है ना। छुटकू को नागरिकता मिल गया, तो 11 में अब आप लोग को पूरी तरह याद रहेगा कि हाँ 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, भाग 2 में। अब चलो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत धीमी तो नहीं चल रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है फटाफट। अगर जिनको समझ में आ रही हो वो अपना स्पीड बढ़ा ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? किस आधार पर प्राप्त कर सकता है? जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण। किसी भूभाग, जो 5वां जो ऑप्शन है, किसी भूभाग क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होने पर। अब देखो कौन है इसमें से, कौन सा से 1, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन सी 1 2 3, देखो ऑप्शन बी देखो 1 3 और 4, ऑप्शन सी 1 2 3 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, है ना। जन्म के आधार पर भी कर सकते हैं, वंश परंपरा के आधार पर भी, पंजीकरण के भी आधार पर, है ना। हम लोग जन्म पंजीकरण करवाते हैं ना, जो बच्चा का जन्म होता है तो उसमें हम लोग जन्म पंजीकरण करवाते हैं कि हाँ इस हॉस्पिटल में हुआ था, इतने बजे इतने टाइम पे हुआ, तो माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है ना। तो वही हो गया जन्म पंजीकरण, देशीकरण, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारे। अब नेक्स्ट क्या है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में मौलिक, देखो कथन 1 क्या है, ऑप्शन 1 समझो, ठीक है। मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये पहला है ऑप्शन कि जो मौलिक अधिकार है कि न्यायालय में यानी कि कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कथन 2 क्या कहता है, जो 2 है वो क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं, वाद योग्य है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और या 2 दोनों सही है, 1 या 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1, कथन 2। अच्छा चलो, अब बताओ कि इसमें से क्या सही होगा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया है। किसी को पता है तो आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है ना। तो देखो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों कथन गलत है। तो मैं बताती हूँ क्या हो जाएगा। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और है DPSP, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब देखो मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है ना। अगर मौलिक अधिकार का हनन कोई करेगा, मौलिक अधिकार का अगर किसी भी व्यक्ति के,
फंडामेंटल राइट्स का, अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वह व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में जाकर या तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपने न्याय की गुहार लगा सकता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 के द्वारा वो न्यायालय में अपनी न्याय की गुहार यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स के अपने हनन होने पर वो अपने अनुच्छेद 32 के तहत अपने न्यायालय में गुहार लगा सकता है। तो वो वाद योग है, यानी कि वाद योग यानी कि उस पर जो न्यायालय है उस पर अपने जो न्यायालय है उस पर विचार करेगी, है ना। वाद योग है यानी कि उस पर अपना कोई कदम उठाएगी। और दूसरा है कि और दूसरा ऑप्शन क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग है। तो देखो ये उल्टा पुल्टा दिया गया है, ये वाद योग नहीं है, है ना। डीपीएसपी है, क्योंकि डीपीएसपी की जो वाद योग ये न्यायालय में कोई भी व्यक्ति का अगर डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का को लेकर, है ना, कि वो कोई भी व्यक्ति को मान लो कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कि हमें अपने जो भी धरोहर है ना, जैसे ताजमहल है तो हमारे राज्य के जो धरोहर हैं अगर उसका कोई क्षति पहुंचाए, हाँ, तो ये तुरंत दौड़ के हाई कोर्ट नहीं चला जाएगा, है ना, या सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाएगा कि नहीं वो हमारे जो स्मारक हैं या तो हमारे राज्य के धरोहर है या देश के धरोहर है इसकी क्षति पहुंचा रहा है ना। तो ये डीपीएसपी को लेकर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने अपील नहीं दायर कर सकता है, ठीक है। तो वही बोला गया है कि वो चुनौती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद, और ये लिखा गया है अनुच्छेद 37 में, है ना। अनुच्छेद 33 में क्या लिखा गया है कि जो डीपीएसपी है सिद्धांत है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में यह उल्लेखित है कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, हाँ, ये ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसे आराम से ध्यान से रखो। तो देखो कथन 1 और 2 गलत थे, क्योंकि ये वाद योग्य है मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वाद योग्य नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है कहाँ से? ये आया है हमारा क्वेश्चन हिस्ट्री का, है ना। यहाँ से शुरू होते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। प्राचीन कालीन स्थलों, चलो तो अब देखते हैं। चलो क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है ना। प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमोत्तर भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईस्वी पूर्व में हुई थी, है ना। जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत इधर पूर्व पश्चिम, है ना। तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, तो भारत में नगरों की स्थापना 2500 ईस्वी पूर्व हुई थी। केवल उत्तर भारत में शव के साथ औजार भी मिले हैं। उत्खनन से किसी संस्कृति की भौतिक अवस्था उद्घाटित होती है, मतलब किसी उत्खनन से जो हमें औजार, है ना, जो औजार वस्तुएं मिलते हैं उससे हमें उसके भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था जो अभी हम लोग जो अपने डेली यूज या तो हम लोग अपने जीवन में जिन चीज़ों को जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम मान लो प्राचीन काल में भी अपने जीवन यापन के लिए तो चीज़ें यूज में लाते होंगे, तो उनके जो अवशेष मिले हैं तो वही भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक जीवन को उद्घाटित करते हैं, यानी कि उसे शो करते हैं, ठीक है।
तो देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या बताइए, कथनों में असत्य है, हाँ, तो असत्य में ये हो जाएगा कोई नहीं, ये बिल्कुल है। बाकी कथन सारे सही हैं। जो पश्चिमोत्तर भारत है, नगरों का सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या यहाँ यहीं पर विकसित हुई है, ठीक है। इसी क्षेत्र में पश्चिमोत्तर भारत में ही विकसित हुई है। केवल उत्तर भारत में है ना, और ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर क्या मिले हैं, 100 के साथ औजार मिले हैं। और जो संस्कृति, ये भी कथन सही है, तो बाकी तीनों कथन सही है। अब देखो ये हम स्रोत से लेके आए, साहित्यिक स्रोत से ये क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो 4 हैं, चारों को आप लोग रट लो, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, है ना। तो देखो मेरुतुंग क्या बोला, युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है मेरुतुंग, फिर दूसरा है सोमेश्वर, तीसरा है कालिदास और चौथा है नागसेन। तो कौन सा होगा, देखो मेरुतुंग का क्या प्रबंध चिंतामणि है, सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी है, कालिदास का ऋतु संहारम है, या नागसेन का उत्तर रामचरित्र है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो बाकी तो देखो ये ठीक है। पहला है मेरुतुंग, है ना, तो मेरुतुंग का ये तो सही है, प्रबंध चिंतामणि, है ना, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है। और ये प्रबंध चिंतामणि 5 खंडों में विभाजित है, प्रबंध चिंतामणि है जो 5 खंडों में विभाजित है, ठीक है। और सोमेश्वर की ये कीर्ति कौमुदनी, ठीक है, ये सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदनी भी सही है, ये याद कर लो। और ये किस भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत में लिखी हुई है, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदनी। और नेक्स्ट है ऋतु संहारम, तो ये तो सभी को नहीं पता ही होगा कि कालिदास ने बहुत सारे जो काव्य लिखे हैं, है ना, तो उसमें से ऋतु संहारम भी है, ठीक है। तो ये देखो ये भी सही है। और चौथा देखो क्या है, उत्तर रामचरित्र, है ना, तो ये किसकी है, ये है रामचरित्र, ये गलत है ना। तो देखो केवल 3 होगा, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और कालिदास की ऋतु संहारम। और उत्तर रामचरित्र है वो भावभूति की है। ये किसकी है, आप इसे भी अपने नोट कॉपी में उतार ले, ये भावभूति की है, उत्तर रामचरित्र, है ना। देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भावभूति की उत्तर रामचरित्र, है ना, उत्तर रामचरित्र भावभूति की है। और जो दूसरा है इसके बारे में बता देती हूँ, एक नागसेन ने लिखा था, नागसेन जो साहित्य लिखे थे उनका था मिलिंद पन्हो, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना, पर कोई नहीं। हाँ यहाँ पर फिर से आती हूँ, है ना, ये लगता है कुछ हो गया है, तो मैं फिर से इसको मिला दे रही हूँ। तो बाकी ये देखो ये सही है, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और कालिदास की ऋतु संहारम, है ना, रामचरित्र मानस, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास की हैं। और नागसेन की ये गलत है, उत्तर रामचरित्र है, जो उत्तर रामचरित्र ये है भावभूति की उत्तर रामचरित्र है। और जो नागसेन की बुक है वो मिलिंद पन्हो है,
ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट अपना आंसर देते जाती हूँ मैं, है ना, काफी टाइम हो गया है। तो आप लोग को देखो, हरिसेन, अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, तो आप बताएं। उसने देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना की। यह हरिसेन के बारे में ही कहा गया है कि समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था हरिसेन, उसने देवी चंद्रगुप्तम की काव्य की रचना की। यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो देखो, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 की हरिसेन वाकई में समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। और समुद्रगुप्त को फैक्ट याद करो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी याद रखना। और देखो, और दूसरा क्या था कि देवी चंद्रगुप्तन किसकी लिखी गई है, जो ये दिया गया है, ये जब देवी चंद्रगुप्तम है, देवी और चंद्रगुप्त की प्रेम कहानी जो है, उसकी जो रचयिता है देवी चंद्रगुप्तम, जो काव्य रची गई है वो विशाख दत्त की है। किसकी है, विशाख दत्त की है। देवी चंद्रगुप्तम, जो देवी और चंद्रगुप्त, है ना, की जो प्रेम कहानी पर लिखी गई ये काव्य है वो विशाख दत्त की है ना, जीवन पर लिखी गई ये जो काव्य है वो विशाख दत्त की है। जबकि जो हरिसेन है, ये प्रयाग प्रशस्ति, जो हरिसेन है वो उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की थी। जो ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ मिली है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। इतने सारे फैक्ट हैं प्रयाग में। प्रयाग कहाँ है, यूपी में, तो वही इलाहाबाद। ठीक है, और समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व तथा विजयों का विवरण किया गया है। इसमें क्या किया गया है, जो समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व है वो कैसे थे, है ना, और समुद्रगुप्त को जो सिक्के हैं उसमें बीना बजाते दिखाया गया है, तो बीना के शौकीन थे। ठीक है, तो व्यक्तित्व और इसके विजयों की चर्चा किसमें की गई है, प्रयाग प्रशस्ति में। तो नेक्स्ट देखो, ये साहित्य स्रोत से लिए गए हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाभारत। तो देखो, महाभारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 10वीं सदी, देखो क्या दिया हुआ है कि यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से, यानी कि 10वीं सदी ईसा पूर्व से, ईसा के जन्म से पहले, है ना, ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक स्थिति का आभास दिलाती है। दूसरा है, इसमें 1000 श्लोक है जो महाभारत है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 1000 है। और ये इसे जय भी कहा जाता है ना, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी है, यानी कि जय संहिता भी कहा जाता है। जय का अर्थ यही है कि जय संहिता भी कहा जाता है। तीसरा क्या है, इसमें 24,000 श्लोक हो जाने से इसे भारत कहा गया। और देखो चौथा है कि यह 1,00,000 श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत पड़ा। युक्त कथन में से कौन सा सही है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी में कौन है, 1, 3 और 4। पहला क्या है, यह 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व की जानकारी देती है ना, इस काल अवधि के बारे में स्थिति का आभास कराती है। मतलब इसके और इसके बीच की जो काल अवधि में क्या क्या घटित हुई उसका आभास कराती है। तो इसमें कितने श्लोक हैं, जब ये तो इसमें 1000 श्लोक हुए तो उसे जय कहा गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर जय कहा गया, तो ये थोड़ी गलत है ना, इसका ये गलत है। और ये बाद में 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत कहा गया, है ना, इसका क्या नाम दिया गया, भारत, तो ये सही है। और उसके बाद जब ये 24,000 हो गए और 1,00,000 श्लोक होने पर इसे क्या कहा गया, महाभारत, है ना। जब 24,000 हुए तो इसे भारत कहा गया, और जब 1,00,000 हो गए तो इसे महाभारत कहा गया। ठीक है, तो अब अगला आंसर हम लोग देखते हैं।
देखो ये क्या, इसका क्या होगा कि जब 1000 श्लोक से थे तब इसे जय कहा गया। ये नहीं, जब 8800 श्लोक इसमें शामिल हुए तब इसे जय कहा गया था ना। जय इसका अर्थ है विजय, यानी जय संहिता कहा गया। ठीक है, तो याद रखना जय कब कहा गया, जब 8800 इसमें श्लोक हुए, और जब 24000 हुए तो इसे भारत कहा गया, और जब 1,00,000 पहुंच गए हाँ तो इसे क्या कहा गया, इसे महाभारत कहा गया। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ना, आप लोगों को मेरा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो ये कमेंट में जरूर लिखिए कि मैम हमें अच्छी लग रही है। तो चलो अब हम लोग फटाफट से आंसर अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखो यहाँ पर हो गया है ये है ज्योग्राफी है ना। इसके देखो मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रही हूँ। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर है ना, यहाँ से कर दे रही हूँ कि ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी किसकी है, टॉलमी की। इसमें क्या पूछे, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है याद रखना। जो ज्योग्राफी है वो टॉलमी की है। नेचुरल हिस्टोरी का क्या हेरोडोटस की है। सीयू की वैंगसांग की है। इंडिका मेगास्थनीज की है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सुमेलित ये नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी है वो टॉलमी की है, ये सही है। ठीक है, मैं इधर से कर देती हूँ। ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, जो ज्योग्राफी है वो टॉलमी की है। नेचुरल हिस्टोरी का हेरोडोटस की नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये किसकी है, नेचुरल हिस्टोरी का ये है सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी की। तो आंसर में नहीं लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि नेचुरल, इसे भी याद रखना है, नेचुरल हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका ये किसकी है, ये प्लिनी की है। ये किसकी है, हाँ ये किसकी है, प्लिनी की। नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी। ठीक है, अब याद रहेगी। और सीयू की वैंगसांग की है ना, और ये इंडिका मेगास्थनीज की है ना। मेगास्थनीज किस काल में आया था, मौर्य काल में है ना। मौर्य काल में मेगास्थनीज और इंडिका इसी समय इन्होंने लिखी थी। इंडिका में क्या है, जो हमारे जो मेगास्थनीज जो मौर्य काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो उसी समय जो मेगास्थनीज आके यहाँ के जो वातावरण, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के रहन सहन की चर्चा की गई है ना इंडिका में। अब नेक्स्ट है पुराणों के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था की पर प्रकाश पड़ता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो ये। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही छांटना है। तो देखो इसमें उल्टा आ गया है कि सबसे पहले देखो क्या होगा कि विष्णु पुराण में इसमें हमें गुप्त नहीं वो सही है, सॉरी इसमें ये गलत होगा। मुझे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी हो गई। जो विष्णु पुराण है उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये भी सुमेलित करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है हाँ, इसे भी रट जाना। वान भट्ट मिलाना है। वान भट्ट, विल्हन, अतुल
संध्याकर नंदी, तो वन देखो ये हो जाएगा वान भट्ट का हर्षचरित्र, विल्हन का विक्रमांक देवचरित्र, अतुल का मुंशिक वंश और संध्याकर नंदी का रामचरित्र। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 3 4 2 1।